नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की हमारी अगली कक्षा में पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की अगली कक्षा में कल हमने जो मानव रोग की शुरुआत की उसमें हमने जीवाणु जनित जो रोग थे वो हमने पढ़े। आज की कक्षा हम शुरू कर रहे हैं विषाणु जनित रोगों से, जिसमें पहला रोग है एड्स। ठीक है, पहला रोग है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका रोग कारक क्या है? HIV। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, संक्रमण किससे फैलता है? HIV किससे फैलता है, यानी एड्स किससे फैलता है? रोगी ब्लड कॉन्टैक्ट द्वारा, जैसे दूषित सीरीज यानी दूषित सुई हो गई, संक्रमित खून चढ़ाने से, यानी जिसके पहले से एड्स हो रखा है और उसका खून अगर दूसरे व्यक्ति के चढ़ाया जाए, और असुरक्षित यौन संबंधों से क्या फैलता है? एड्स फैलता है। ठीक है, लक्षण क्या है एड्स के? रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी बिल्कुल कम हो जाती है और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इसका उपचार क्या है? उपचार कुछ नहीं है, बचाव ही इसका क्या है? उपचार है। जितना बच के रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। जांच क्या कहलाती है इसकी? एलिसा या वेस्टर्न ब्लड टेस्ट या PCR। यह जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, जेनेटिक है, जंतु से मनुष्य में आती है और ये आया कहां से था? बंदर से आया है। ठीक है, एड्स किससे आया है? बंदर से। एड्स की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। ठीक है, सबसे पहले जो एड्स की उत्पत्ति हुई वो कहाँ मिली? अफ्रीका में। विश्व में पहला एड्स रोगी वो भी कहाँ मिला? अफ्रीका में मिला। और भारत में पहला रोगी चेन्नई तमिलनाडु में मिला, तथा राजस्थान में पहला एड्स रोगी कहाँ मिला? पुष्कर में। ठीक है, राजस्थान में पहला जो एड्स रोगी था वो कहाँ मिला? पुष्कर में। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल एड्स रिसर्च सेंटर कहाँ है? पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भारत में एड्स के नियंत्रण का कार्य तथा लोगों में जागरूकता का कार्य कौन कर रहा है? NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NACO कर रही है नियंत्रण और जागरूकता का कार्य, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली द्वारा एड्स के नियंत्रण व लोगों में जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। एड्स के वायरस में RNA पाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है एड्स की? अराजकता हटाओ और एड्स मिटाओ, ये इसकी थीम है। अगला जो रोग है विषाणु जनित वो है पोलियो। इसका रोग कारक क्या है? एंटीरोवायरस। ठीक है, रोग कारक क्या है पोलियो का? एंटीरोवायरस। संक्रमण दूषित भोजन व दूषित जल से होता है, 0 से 3 वर्ष तक होता है। लक्षण क्या है? तेज बुखार के साथ बच्चों के हाथ या पैर में लकवा आ जाना। ठीक है, लक्षण क्या है? तेज बुखार के साथ बच्चों के हाथ या पैर में लकवा आ जाना। प्रभावित अंग देखते हैं। प्रभावित अंग है इसमें, किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। बचाव क्या है? OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। और भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र कब घोषित किया गया? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो आपके 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार द्वारा पोलियो को हटाने के उद्देश्य से 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी 1995 में। ठीक है, पल्स पोलियो
पल्स पोलियो की शुरुआत की गई थी भारत के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या होता था, प्रत्येक दिसंबर व जनवरी के प्रथम सप्ताह में 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी। 0 से 5 साल के बच्चों को, ठीक है, 0 से 5 साल के बच्चों को क्या पिलाई जाती थी, पोलियो की दवाई। ठीक है, इसीलिए भारत कब पोलियो मुक्त हो गया, 27 मार्च 2014 को। आगे देखते हैं, अगला जो रोग है वो है चेचक या स्मॉल पॉक्स, या इसको हमारी भाषा में बड़ी माता भी कहते हैं। इसका जो रोग कारक है वो क्या है, वरियोला वायरस। संक्रमण किससे होता है, हवा में फैलते हैं इसके विषाणु। लक्षण क्या है इसके, तेज बुखार के साथ 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं, जिनके दाग चेहरे से कभी समाप्त नहीं होते। यानी तेज बुखार होगा और 3-4 दिन होते ही शरीर पर लाल लाल दाने उभर आते हैं, जिनके दाग चेहरे से समाप्त नहीं होते, और उसको क्या बोलते हैं, बड़ी माता कहते हैं। चेचक का टीका किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अगला जो रोग है वो है चिकन पॉक्स। ये था स्मॉल पॉक्स, ये है चिकन पॉक्स, और ये थी बड़ी माता, ये है छोटी माता। इसका रोग कारक क्या है, वरीसेला वायरस, इसका वरियोला वायरस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इनमें। उसका वरियोला है बड़ी माता का रोग कारक, और इसका रोग कारक है वरीसेला। संक्रमण ये भी हवा द्वारा फैलता है, इसके भी विषाणु हवा में फैलते हैं। लक्षण क्या है, सेम वही लक्षण है। तेज बुखार के साथ 2-4 दिन में शरीर पर दाने आते हैं, लेकिन इनके दाग रोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे रोग सही होगा वैसे वैसे इनके दाने समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ी माता में चेहरे पर जो दाने आते हैं उसके जो दाग हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। इसका उपचार क्या है, रोगी को रोजाना उबला हुआ पानी पिलाएं व स्वच्छ वातावरण में रखें, जिससे ये जो रोग है कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो रोग है वो है आपके रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, इसमें रोग कारक कौन सा है, रेहब्डो वायरस। रोग कारक कौन सा है, रेहब्डो वायरस। संक्रमण किससे होता है, संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या बंदर द्वारा काटने पर। संक्रमित कुत्ता होगा या बिल्ली होगा या बंदर अगर आपको काट लेता है तो ये रोग आपके हो सकता है, रेबीज। लक्षण क्या है इसमें, रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है। यानी जैसे ही कोई कुत्ता बिल्ली या बंदर आपको काट लेता है और ये रोग हो जाता है तो आप कैसे करने लगोगे, पागल हो जाओगे और पानी से डरने लगोगे। बचाव क्या है इसमें, रेबीज का टीका लगता है। जैसे ही कोई पागल कुत्ता या बिल्ली बंदर अगर आपको काट ले तो जल्द से जल्द आप किसका टीका लगवाओगे, रेबीज का टीका लगवाओगे। इसके जनक कौन है, बुई पास्चर। रेबीज के टीके के जनक हैं बुई पास्चर। अगला रोग है डेंगू। इसका रोग कारक आर्बोवायरस है और रोग वाहक है। यानी ये रोग जो करने वाला है वो कौन सा मच्छर है, एंडीज एजेप्टाई मच्छर। ठीक है, कौन सा मच्छर है, एंडीज एजेप्टाई मच्छर, जो कि ये रोग फैलाता है। लक्षण क्या है, तेज बुखार के साथ संपूर्ण शरीर में तेज दर्द होता है। इसी कारण इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यानी तेज बुखार के साथ ये जो रोग है डेंगू है, ये आपकी हड्डियां तक तोड़ देता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, डेंगू को क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। क्यों, क्योंकि ये आपकी हड्डियां तोड़ देता है। इसमें प्लेटलेट्स यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स बिंबाणु की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है इसमें। प्राथमिक उपचार क्या है, रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ सेवन करना चाहिए। कुछ भी तरल पदार्थ में छाछ हो गया, कुछ भी जो आप दही वगैरह जूस वगैरह हो गया।
अगला रोग है चिकनगुनिया। ये भी मच्छर के काटने से ज़्यादा होता है। रोग कारक क्या है? अल्फा या टोगा वायरस। संक्रमण रोगी के छींकने या खांसी द्वारा, ज़्यादा तो रोगी के छींकने या खांसी से फैलता है। और लक्षण क्या है इसके? तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना। आगे चलते हैं। अगला रोग है स्वाइन फ्लू। इसका रोग कारक क्या है? H1N1 वायरस। संक्रमण कैसे होता है? रोगी द्वारा छींकने या खांसने से। लक्षण बुखार, छींक, खांसी के साथ श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इसमें। ठीक है, यानी आपकी बुखार रहेगी, छींक आएगी, खांसी वगैरह होगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। यह भी जेनेटिक रोग है जो सूअर से मनुष्य में आया, यानी सूअर में था सबसे पहले, उसके बाद मनुष्य में आया। सबसे पहले सूअर में ये रोग हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्वाइन फ्लू। अगला है बर्ड फ्लू। रोग कारक क्या है? H5N1 वायरस। इसमें H1N1 था, इसमें H5 है, N1 वायरस है। संक्रमण क्या है? चिकन खाने से, यानी मुर्गी के मांस से फैलता है। लक्षण बुखार, छींक, खांसी के साथ श्वसन तंत्र प्रभावित। अगला रोग है खसरा। इसका रोग कारक है मार्बेली वायरस। फैलता किससे है? रोगी के संपर्क में रहने से। लक्षण बुखार व खांसी के साथ आंख व नाक से पानी आना। अगला है जुखाम। जुखाम सभी के हो जाती है, सर्दी गर्मी जैसे भी। इसका रोग कारक क्या है? राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस, जुखाम राइनो वायरस की वजह से होती है। और संक्रमण क्या है? होता कैसे है? हवा में राइनो वायरस फैलता है जिससे ये जुखाम वगैरह लगती है। और लक्षण क्या है? हल्का बुखार रहता है, सिर में दर्द रहता है, छींक, खांसी के साथ नाक व आँखों से पानी। यानी जुखाम के लक्षण तो सभी को याद होंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जुखाम नहीं हुई होगी अभी तक। तो आगे चलते हैं। अगला जो रोग है वो देखते हैं। अगला जो रोग है वो है पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। रोग कारक क्या है इसका? हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस। ये 5 प्रकार का होता है, ABCDE, जिसमें A व E, जो A व E है वो दूषित जल से फैलता है, और B, C व D ये संक्रमित रक्त से फैलता है। प्रभावित अंग क्या रहता है इसमें? यकृत को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या है? शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आंखें व नाखून व मूत्र कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। अगला जो रोग है वो है कोरोना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में थोड़ा कम है लेकिन है। नाम क्या है इसका? कोविड-19। कोविड-19 क्यों रखा गया? क्योंकि को का मतलब है क्राउन, क्राउन जैसी संरचना है इसकी, इस प्रकार का है ये, ऐसे 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 बना हुआ है। ठीक है, क्राउन तरीके का दिखता है ये, तो इसलिए को का मतलब क्राउन, वी का मतलब वायरस, और आया कब था ये? 2019 में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कोविड-19 नाम रखा गया। उत्पत्ति कहाँ हुई इसकी? वुहान शहर, राज्य हुबई, और कौन से देश में? चीन में। किससे? चमगादड़ से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। भारत में जो पहला रोगी था वो कहाँ आया था? केरल में। ठीक है, भारत में जो पहला रोगी मिला कोरोना का वो कहाँ मिला? केरल में। रोग कारक क्या है इसका? SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2। और संक्रमण किससे होता है? हवा द्वारा होता है। लक्षण क्या है? बुखार, छींक, खांसी, श्वास लेने में दिक्कत, स्वाद व गंध का ज्ञान नहीं होता है इसमें। और इसकी जो जांच है वो क्या कहलाती है? RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिएशन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? RT-PCR की रिवर्स ट्रांसक्रिएशन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसके टीके हैं, 3 टीके हैं मुख्य, वैसे बहुत सारे हैं। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित है, कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है, एक और है जिसका नाम है स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक ये रूस द्वारा निर्मित है।
ठीक है, स्पुतनिक जो कि रूस द्वारा निर्मित है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग हमने पढ़ लिए हैं। अब है प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें पहला है मलेरिया। ठीक है, पहला रोग कौन सा है? मलेरिया, जिसका रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। और इसका जो रोग वाहक है, जो रोग वाहक मच्छर है वो है मादा एनाफ्लिज। ठीक है, जो रोगवाहक है वो कौन सी है? मादा एनाफ्लिज, यानी मलेरिया मादा मच्छर की वजह से फैलता है। लक्षण, ठंड व कंपन के साथ बुखार आना। उपचार क्या है? कुनेन। कुनेन एक उपचार है जिसमें सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम, यानी ये सबसे घातक मलेरिया है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। सबसे सामान्य वाला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में कौन सी मछली पाई जाती है? गैम्बूसिया। जो मलेरिया की रोकथाम के लिए जो तालाबों में मछली पाली जाती है वो कौन सी मछली होती है पानी के अंदर? वो होती है गैम्बूसिया मछली। अगला रोग है निद्रा रोग, नींद लेना, बहुत ज़्यादा आलस आना, नींद आना, ये भी एक रोग ही है एक तरीके से। रोग कारक क्या है इसका? ट्रिप्नोसोमा। और रोगवाहक कौन है? सीसी मक्खी। लक्षण देखिए, आलस्य व निद्रा आना, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, दिन में भी नींद आ रही है, रात में भी सो रहे हो, सारे दिन सो रहे हो, तो आपको कौन सा रोग हो गया है? निद्रा रोग। अगला जो रोग है वो है काला अजार। इसका रोग कारक क्या है? लेशमानिया डानोवनी। ठीक है, इसका रोग कारक है लेशमानिया डानोवनी। रोगवाहक क्या है? सैंड फ्लाई, यानी बालू मक्खी, बालुओं में जो मक्खी रहती है वो। लक्षण क्या है? कंपन के साथ में बुखार होना, यानी आप कपकपा भी रहे हो और बुखार भी आपको आ रहा है। आगे देखते हैं, अगला जो रोग है वो है पायरिया। इसका रोग कारक क्या है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस। ठीक है, संक्रमण किससे होता है इसमें? संक्रमण किससे होता है? दूषित जल से। संक्रमण किससे होता है? दूषित जल द्वारा। लक्षण क्या है? मसूड़ों से बदबू के साथ खून आना। लक्षण, मसूड़ों से, मसूड़ों, हल्का हो गया ये भी, मसूड़ों से बदबू, बदबू आती है भयंकर वाली, बदबू के साथ खून आना। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। किसके? पायरिया रोग के। अगला जो है वो है आपके अमीबिये पेचिस। अमीबिये पेचिस, इसमें रोगवाहक क्या है? रोग कारक, ठीक है, इसमें रोग कारक क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइका, हिस्टोलाइका। ठीक है, अमीबिये पेचिस में रोग कारक क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइका। ये भी आपके किससे होगा संक्रमण? यानी किससे होगा? आपके दूषित जल, यानी अगर आप दूषित जल पी रहे हो, दूषित पानी पी रहे हो, तो ये रोग आपके हो सकता है। लक्षण देखते हैं इसमें क्या है। लक्षण वैसे सभी के खराब हैं इनमें। इसमें क्या होता है? पेट दर्द के साथ डायरिया, पेट दर्द के साथ डायरिया,
यानी दस्त में खून आना, खून आना, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम आनुवांशिक रोग। ठीक है, आनुवांशिक रोग, पता है किसी को आनुवांशिक रोग क्या होता है? जो जन्म से रोग हो वो क्या है? आनुवांशिक रोग। यानी जन्म से ही जो रोग हो रहे हैं आपके, शुरू से पैदा हो रखे हो तब से कोई रोग हो रखा है, तो वो कौन सा रोग कहलाएगा? आनुवांशिक रोग। इसमें पहला रोग है हीमोफीलिया। पहला रोग कौन सा है? हीमोफीलिया। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में यह एक्स लिंग संलग्न रोग होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक्स लिंग सहलग्न रोग। कौन सा रोग है ये? एक्स लिंग सहलग्न रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और क्या होता है? इसे शाही रोग भी कहते हैं। शाही पनीर सुना होगा, ठीक है, लेकिन रोग भी शाही होने लग गए हैं। हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? इसे शाही रोग भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये नहीं पता मुझे, शाही रोग कहते हैं, लेकिन इसको रोग कहते हैं। ठीक है, और यह केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता भाई। महिला इसकी वाहक होती है, यानी महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों में, किस में होता है? केवल पुरुषों में होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? महिलाओं द्वारा। यानी रोग वाहक कौन है? महिलाएं हैं। होता इनमें नहीं है, यानी रोग इनमें नहीं होगा, होगा पुरुषों में, लेकिन होगा किससे? महिलाओं से होगा। किसमें? पुरुषों में। ठीक है, केवल पुरुषों में होगा, लेकिन महिलाओं द्वारा होगा। यानी रोग वाहक कौन हो गई इसमें? महिलाएं। रोग वाहक, अभी तक मच्छर वगैरह पड़ रहे थे, अब महिलाएं भी रोग वाहक हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है वर्णांधता। वर्णांधता, अगला रोग कौन सा है? वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? यह भी एक्स लिंग सहलग्न रोग होता है। इसमें रोगी लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। एक्स लिंग सहलग्न, एक्स, अरे ये क्या हो रहा है, आदत पड़ी हुई है स्टार बनाने की। एक्स लिंग सहलग्न रोग, इसमें क्या होता है? इसमें रोगी हरे व लाल रंग में, हरे व लाल रंग में भेद नहीं कर पाता। यानी भेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, एक्स लिंग सहलग्न रोग है। इसमें रोगी हरे व लाल रंग में क्या नहीं कर पाता? अंतर नहीं कर पाता। अगला रोग है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, कौन सा रोग है? टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है?
22 प्लस 1 x यानी 45 रह जाती है। 22 प्लस x, एक x कम हो जाता है, ठीक है, यानी एक ही रह जाता है इसमें x। तो इसमें गुणसूत्र कितने रह जाते हैं? मात्र 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, क्योंकि 22 जोड़ी प्लस x ये जोड़ी, इसमें सिर्फ ये x हट जाता है, केवल एक ही x रहता है, ठीक है। यह एक ऐसी महिला होती है जिसमें, यानी महिलाओं में ये रोग होता है। टर्नर सिंड्रोम किन में होता है? महिलाओं में, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, केवल महिलाओं में। किन में होता है? केवल महिलाओं में। यह एक ऐसी महिला होती है जिसमें एक X गुणसूत्र की कमी होने के कारण पुरुष के लक्षण पाए जाते हैं। यानी इसमें ये एक X कम हो गया ना, तो इसमें किसके लक्षण आ गए? पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। महिला में पुरुष के लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण क्यों? लक्षण पाए जाते, क्यों पाए जाते? एक X की कमी के कारण, X की कमी के कारण। अब पुरुषों के लक्षण कैसे? आवाज़ भारी रहती है महिलाओं की, कई महिलाओं के देखा होगा, कईयों के थोड़ी थोड़ी मूछें आ रखी होती है कई महिलाओं के, और दाढ़ी आ रखी होती है। तो यही लक्षण होते हैं पुरुषों के, और तो ऐसा तो है नहीं कोई पूंछ वगैरह, ये तो जानवरों के लक्षण है। तो टर्नर सिंड्रोम जिसमें 22 गुणसूत्र प्लस एक X की कमी हो जाती है, यानी पूरे के पूरे 46 गुणसूत्र नहीं पाए जाते, केवल X ही पाया जाता है, डबल X नहीं पाया जाता, ठीक है। एक X पाया जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? 45, जिससे ये केवल किस में होता है? महिलाओं में। और लक्षण क्या है? महिलाओं में पुरुष के लक्षण दिखाई देने लगते हैं एक X की कमी के कारण, ठीक है। अगला जो रोग है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें ये केवल पुरुषों में होता है, सबसे पहले बता दूं। और इसमें क्या हो जाता है? इसमें आपके पुरुषों में जैसे XY होता है ना, लेकिन इसके अंदर X और फिर यानी 2 X हो जाते हैं पुरुषों में, यानी 22 प्लस X और Y। वैसे XY होता है पुरुषों में, लेकिन इसमें एक X और आ जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है? पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं पुरुषों में, यानी आधे आधे नहीं, लक्षण महिलाओं जैसे हो जाते हैं, यानी आवाज़ पतली हो जाती है उनकी, ठीक है, और चाल चलन वगैरह, मतलब चलने का स्टाइल महिलाओं जैसे। तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें पुरुष के अंदर एक X अधिक हो जाता है, जिससे इसमें कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है? 47, ठीक है, केवल पुरुषों में, ठीक है। किसमें होता है? केवल पुरुषों में। कारण एक X की अधिकता के कारण, ठीक है, इसको एक लिख देता हूं, एक X की अधिकता के कारण महिलाओं के लक्षण किसमें? पुरुषों में आ जाते हैं। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? जिसमें 22 प्लस XY, यानी पुरुषों के अंदर एक X गुणसूत्र और अधिक आ जाता है, जिससे 47 गुणसूत्र की संख्या हो जाती है, और ये केवल पुरुषों में होता है। एक X की अधिकता के कारण महिलाओं जैसे लक्षण पुरुषों में आ जाते हैं, मतलब आवाज़ पतली होना,
चलना महिलाओं की तरह, बात महिलाओं की तरह करना, तो ये किसकी वजह से होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से होता है। अगला जो देखते हैं, अगला है आपके जैकब सिंड्रोम। अगला कौन सा है? जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें भी संख्या 47 ही रहती है। कैसे? 22 प्लस x और 2y, यानी इसमें एक y और ज्यादा आ जाता है, यानी इसको जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम। ठीक है, क्रिमिनल सिंड्रोम या सुपर मेल भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी जैकब सिंड्रोम किसमें? पुरुषों में 47 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, 22 प्लस x और 2y, मतलब एक y और अधिक आ जाता है, जिससे इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्रिमिनल माइंड हो जाता है ये, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, पुरुष आपराधिक प्रवृत्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, पुरुष कैसा हो जाता है? आपराधिक प्रवृत्ति का। क्यों? क्योंकि उसमें एक वाई और अधिक जुड़ जाता है, इसीलिए इसको जैकब सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम या सुपर मेल भी इसको कहते हैं। अगला है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल, तो फीमेल है तो मतलब महिलाओं में 22 प्लस 47 क्या x यानी ट्रिपल x इसमें पाई जाती है महिलाओं में। 2x तो होते हैं लेकिन एक x और अधिकता हो जाती है, इसलिए इसको सुपर फीमेल कहते हैं। ठीक है, अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम में इस रोग में 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी यानी पुनरावृत्ति हो जाती है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं होता। यानी इसके अंदर 18वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? ट्राइसोमी यानी पुनरावृत्ति होने के कारण 18वां गुणसूत्र जो होता है उसमें क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाती है, यानी पुनरावृत्ति हो जाती है, जिससे इसमें क्या होता है? बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो रोग है वो कौन सा है? पटाऊ सिंड्रोम। सुना होगा, बहुत से बच्चों के अंदर होता है, बच्चों में होता है सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? बच्चों का बीच से होठ कटा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, केवल बच्चों में और किस कारण होता है? 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी मतलब पुनरावृत्ति, सोमी होने के कारण। ठीक है, 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने के कारण केवल बच्चों में होता है। क्या होता है? ऊपरी होठ जो होता है वो बीच से कटा होता है, में से कटा होता है। ठीक है, अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये भी बच्चों में होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें 13वें में थी, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इस रोग के अंदर बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास पूरा नहीं होता। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास पूरा नहीं होता बच्चा मंद बुद्धि होता है, मुंह खुला रहता है, लार टपकती रहती है और इसका चेहरा मंगोलियाई लोगों के समान दिखाई देता है। इस कारण इसको मंगोलिज्म मूर्ख कहते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन लिखवा देता हूं मैं। बच्चा मंद बुद्धि होता है, बच्चा मंद बुद्धि होता है, ठीक है, मंद बुद्धि होता है, मुंह खुला रहता है, उसका मुंह खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, मुंह से लार टपकती रहती है, मुंह से लार टपकती रहती है और उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है, और उसका चेहरा मंगोलियाई लोगों के जैसा दिखाई देता है। इस कारण उसको क्या कहते हैं, मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं। ये रेड कलर का कहाँ से आ गया, इस कारण इसे मंगोलियाई मूर्ख भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, 21वां जो गुणसूत्र होता है उसमें पुनरावृत्ति हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास पूरा नहीं होता, बच्चा मंद बुद्धि का होता है, मुंह खुला रहता है, मुंह से लार टपकती रहती है और उसका जो चेहरा होता है वो किसके जैसा होता है, मंगोलियाई जो लोग होते हैं उनके जैसा चेहरा दिखाई देता है। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मंगोलियाई मूर्ख भी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, 11वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। ऐसे बच्चों के क्या नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है, या ऐसे रोगियों को मलेरिया नहीं होता है, ऐसे रोगियों को मलेरिया नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो रोग है वो कौन सा है। अगला रोग है थैलेसेमिया रोग। थैलेसेमिया रोग है अगला, थैलेसेमिया रोग। थैलेसेमिया रोग में क्या होता है, इसमें 11वें व 16वें गुणसूत्र की बीटा व अल्फा चैन में अनियमितता हो जाने से यह रोग होता है,
जिसमें अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। यानी इस रोग में 11वें व 16वें गुणसूत्र में बीटा व अल्फा, ठीक है, बीटा व अल्फा चैन में अनियमितता हो जाने से, चैन में अनियमितता हो जाने से यह रोग होता है, ठीक है। यानी 11वें व 16वें गुणसूत्र में बीटा व अल्फा चैन में अनियमितता हो जाने से यह रोग होता है। और इसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, जिससे अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे रोग, जो कि कौन से रोग थे, आनुवंशिक रोग। आगे है संक्रामक रोग, ठीक। संक्रामक रोग मैं बता देता हूं आपको ऐसे ही। संक्रमण से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? हृदय रोग हो गया, हार्मोनल रोग, विटामिन के रोग हो गए पोषक पदार्थों की कमी के कारण, प्रोटीन के रोग, प्रदूषण के रोग, कैंसर, ठीक है। तो ये जितने भी रोग हैं हम कल पढ़ने वाले हैं, आज इतना बहुत है। हार्मोनल रोग हो गया, हार्मोनल रोग, प्रदूषण रोग, प्रदूषण से जो रोग होते हैं रोग, ठीक है। और विटामिन और प्रोटीन के रोग, विटामिन व प्रोटीन के रोग जो किसकी वजह से होते हैं? पोषक पदार्थों की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। और एक अंत में है कैंसर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।